Hello students, today we will discuss the business environment parts second. I hope you all must have watched the video of part first. In this part we will discuss the government policy changes. Government policy changes or the new economic policy. New economic policy कब आई थी बेटा? New economic policy 1991 में आई थी. कब आई थी बेटा? 1991 में. 1991 में SMS means सरदार मनमोहन सिंह. The former prime minister was the finance minister at that time. 1991 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री थे. वो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस लेके आए थे विद द मोटिव ऑफ ब्रिंगिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एन इंडियन इकोनॉमी. तो मेनली उसमें ना तीन हमारे जो ये चेंजेस आए थे जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में LPG भी बोलते हैं. तो ये जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन थे, इनकी वजह से जो हमारा ट्रेड था या इंडस्ट्रियलाइजेशन था उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, इन्फ्लुएंस हुआ था पॉजिटिव. कुछ पॉजिटिव था, कुछ नेगेटिव था. वो हमारा जो इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस जो हुए थे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. बट बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दीज इम्पैक्ट्स I would like to discuss these policy changes in detail. First word is liberalization. Liberalization मतलब liberalize करना, किसी को freedom देना. तो liberalization या freeing the Indian economy from unnecessary control and restrictions. हमारी इंडियन इकोनॉमी में 1991 से पहले बहुत unnecessary controls और restrictions थे ट्रेड के ऊपर. उन सबको abolish करना, दूर करना ही liberalization है. ठीक है, लिबरलाइजेशन था. तो लिबरलाइजेशन आने के बाद क्या हुआ कि हमारे जो बिजनेसमैन थे इंडिया में वो दे आर नाउ फ्री टू डिसाइड देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी कि उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, वेदर दे वुड लाइक टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कम करना और एक्सपेंड यानी कि बढ़ाना ऑफ देयर बिजनेस. अपने बिजनेस का वो एक्सपेंशन भी कर सकते थे और कॉन्ट्रैक्शन कर सकते थे विद देयर फ्रीडम, अपने आज़ादी से, यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी. उसके बाद दे कैन डिसाइडेड द चार्जेस और द प्राइजेस ऑफ देयर प्रोडक्ट. अपने प्रोडक्ट के चार्जेस या प्राइस वो खुद सेट कर सकते थे. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया. हमारे जो पहले हमें परमिट कोटा राज जो था, इसमें मैं लिख देता हूँ परमिट कोटा राज, वैसे इसका पूरा है लाइसेंस परमिट कोटा राज जो ये था इसको बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया. यानी कि अब हमें कोई परमिट, लाइसेंस या कोटा राज रिजर्वेशन टाइप जो था ये सब कुछ क्या कर दिया, इसका मतलब एक तरीके से इसको खत्म कर दिया गया. तो अब हमें कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए परमिशन या कोई परमिट या कोटा या फिर लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ एक केसेस को छोड़ के. ठीक है, कुछ एक केसेस थे उनकी लिस्ट गवर्नमेंट ने बनाई थी, जैसे अल्कोहल यानी कि जो शराब वगैरह जो ये बनती हैं इनके लिए, या कोई वेपन्स या आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, ठीक है, डिफेंस, ये सारे गवर्नमेंट ने अपने पास रखे. इनके लिए रिजर्वेशन था या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी. बाकी ऐसे कुछ बिजनेसेस को छोड़ के लाइसेंस जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया. ठीक है, तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन, यानी कि जो हमारे पहले बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक फॉर्मेलिटीज़ होती थी, बहुत ज़्यादा रेड टेपिज़म. ठीक है, रेड टेपिज़म का मतलब होता है लाल फीताशाही, यानी कि बहुत टाइम लगता था, बहुत लेंथी प्रोसीजर था. तो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर थे ना वो एक तरीके से डीमोटिवेट हो जाते थे टू इन्वेस्ट इन इंडिया. लेकिन लिबरलाइजेशन आने की वजह से लिबरल पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो भी अट्रैक्ट हुए टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में इंक्रीज हुआ. तो ये था लिबरलाइजेशन. मेनली क्या हुआ इसका, लिबरलाइजिंग या फ्रीइंग द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम अननेसेसरी कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शंस. फिर आता हमारा प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण. प्राइवेटाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस. नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और जो रोल था पब्लिक सेक्टर को उसको घटा दिया.
प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ प्लान्ड पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, कि ट्रांसफरिंग ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी टू द ऑफ पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर में कंपनीज थी उनका शेयर किसको दे दिया गया, प्राइवेट सेक्टर्स को। तो कोई भी कंपनी जिसमें प्राइवेट ऑनरशिप 51% से ज़्यादा हो जाए या 51% हो जाए, वो कंपनी प्राइवेट हो जाती है या वो सेक्टर प्राइवेट हो जाता है। ठीक है, ओनरशिप जैसे ही 51% से ज़्यादा प्राइवेट के हाथों में चलेगी वही प्राइवेट सेक्टर में आ जाता था। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो सिक यूनिट्स थी या लॉस अकरिंग यूनिट्स थी उनको ट्रांसफ़र कर दिया BIFR के पास। BIFR की फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। गवर्नमेंट ने इन सिक यूनिट्स को इसलिए ट्रांसफ़र किया कि ये जो बोर्ड था ये उनको देखता था कि क्या वो दोबारा से प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। अगर वो प्रॉफिटेबल हो सकती हैं तो उनको दोबारा से स्टार्ट किया जाएगा विद प्रॉफिट, लेकिन अगर वो सिक यूनिट्स ही रहेंगी या लॉस अकरिंग यूनिट्स ही रहेंगी तो उनको बंद कर दिया जाएगा। तो प्राइवेटाइजेशन में यही था कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द नेशन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। फिर आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स वैश्वीकरण। वैश्वीकरण मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 और more nations together with the motive of trade, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो हमारी नेशंस हैं या राष्ट्र जो हैं, देश जो हैं, वो आपस में मिलें फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मिलें। तो हमारा क्या होगा, पूरा जो वर्ल्ड है या जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक ग्लोबल विलेज बन जाएगा। ठीक है, ग्लोबल विलेज बन जाएगा। तो हमारे जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी या जो हमारे बॉर्डर्स थे वो अब कोई बैरियर नहीं रही, वो कोई बाधा नहीं रही। ठीक है, यानी कि जो डिस्टेंस था देशों के बीच में वो कम हो गया आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। उनके बीच में जो इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, या फिर इंटर रिलेशंस जो है वो इम्प्रूव हुए। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद क्योंकि 1991 से पहले गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट ट्रेड पॉलिसी जो है अडॉप्ट करती थी, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कि हम देश से बाहर से कुछ खरीदना या बेचने पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड वैल्यू। ठीक है, वैल्यू की टर्म्स में या वॉल्यूम की टर्म्स में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी। जैसे टैरिफ स्ट्रक्चर बहुत एक तरीके से अनसपोर्टिव था, कंस्ट्रक्टिव नहीं था, और बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस थी लोगों पर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करने में, लेकिन वो बाउंडेशंस ख़त्म कर दी गई ग्लोबलाइजेशन में, यानी कि जो बॉर्डर्स थे वो अब कोई बैरियर नहीं रहे इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड। तो इससे क्या हुआ कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशंस, फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द नेशंस, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थे उनको बहुत ज़्यादा उनका फ्री फ्लो होने लगा। और हमारा जो टैरिफ स्ट्रक्चर था, जो पहले गवर्नमेंट जो बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया करती थी यानी कि टैक्स लगाया करती थी, उसको भी रीस्ट्रक्चर किया गया, उसमें भी बदलाव किए गए। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ गए, हमारे पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई और हमारे लिए हमारे जो प्रोडक्ट थे उनके लिए भी एक वाइडर मार्केट हमारे पास अवेलेबल हुई। उसके बाद है डीमोनेटाइजेशन। सबको पता है रिसेंटली 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे गवर्नमेंट यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आकर कहते हैं, भाइयों और बहनों, जो हमारे इकोनॉमी में अभी सर्कुलेशन में ₹500 एंड ₹1000 करेंसी नोट्स जो हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उनका लीगल टेंडर ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो अब रुपये नहीं रहकर क्या हो गए, सिर्फ कागज़ के चंद टुकड़े हो गए। तो हमारी जो 86% मनी इन सर्कुलेशन थी, इन सर्कुलेशन, वो कैसे हो गई, बिकेम इनवैलिड। ठीक है, सिर्फ एक पेपर पीस बनकर वो रह गई, यानी कि लीगल टेंडर उनका बिल्कुल खत्म कर दिया, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पर्पसेस लाइक बिलिंग ऑफ यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, कुछ पर्पस को छोड़ के बिल्कुल बंद कर दिया कि भाई ये नोट अब चलेंगे ही नहीं। तो सारी पब्लिक को क्या करना पड़ा कि जो भी उनके पास थे पैसे वो जाकर बैंक में जमा कराने पड़े।
तो डिमोनेटाइजेशन था, नोटबंदी, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी इकोनॉमी के ऊपर, बिजनेसेस के ऊपर, वो हमें पढ़ना है हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो डिमोनेटाइजेशन की वजह से हमारी इकोनॉमी पर क्या असर पड़े, देखो एक तो हमारी इकोनॉमी कैसे होगी, कैश लाइट या फिर कैशलेस, ठीक है, यानी कि ई ट्रांजैक्शन को बल मिला, ई ट्रांजैक्शंस बढ़ गई, ठीक है, ई ट्रांजैक्शंस, क्योंकि अब पैसा तो लोगों के पास था ही नहीं, पैसा कहाँ चला गया, बैंक में, लेकिन ट्रांजैक्शन करनी है तो हम क्या करते थे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, यानी कि बैंक के थ्रू ही करते थे, ऑनलाइन विद द यूज ऑफ इंटरनेट। एक दूसरा जो हमारी सेविंग्स थी, सेविंग्स आर या वर चैनलाइज्ड इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, थ्रू बैंक्स। मतलब क्या हुआ कि भाई जो भी हमारे पास पैसा था या सेविंग्स थी वो कहाँ जमा कर दी गई, हमने कहाँ जमा कर दी, बैंक्स में। तो वो हमारा पैसा क्या है, चैनलाइज हो गया फॉर्मल फाइनेंशियल में। फॉर्मल मतलब जिसमें बैंक के थ्रू, एक तरीके से बैंक में हमने सारा पैसा जमा कराया और बैंक ने वो आगे लोगों को इन्वेस्ट किया, तो मनी इन सर्कुलेशन हो गया एक तरीके से, तो चैनलाइज हुआ। सेविंग्स जो है बैंक के थ्रू चैनलाइज हुई। हमारी जो उससे पहले जो इसे हमारी मदर आटे के डब्बे में पैसे रख देती थी, तो ऐसे जो भी सेविंग्स थी, हाउस होल्ड सेविंग्स, वो निकल कर बाहर आई और वो कहाँ जमा हो गई, बैंक में। लेकिन जैसे ही सेविंग्स बढ़ी, क्योंकि सब लोगों ने डिपॉजिट करा दिए, हमारे बैंक ने इंटरेस्ट घटा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करना हमारी इकोनॉमी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, आरबीआई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, बैंक जो कमर्शियल बैंक हो इतना हाई इंटरेस्ट रेट अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स आ गए थे, बैंक के लिए पॉसिबल नहीं था, तो बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। दो इम्पैक्ट तो ये हुए। एक होता है ये गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया क्यों, क्या पर्पस था, पर्पस था टू कर्ब द करप्शन, करप्शन को बंद करने के लिए, रोकने के लिए, और काउंटरफीटिंग द यूज ऑफ हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज एंड स्पेशली द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ थ्रू ब्लैक मनी, यानी कि ब्लैक मनी यानी कि काला जो धन है उसको रोकने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, और जो हमारे जो जैसे 500 और 500 और 1000 के जो नोट्स थे वो बहुत ज़्यादा नकली नोट्स या जाली जो नोट्स थे वो सर्कुलेशन में आ गए थे, तो उनको भी रोकने के लिए, उनको काउंटरफीट करने के लिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। ठीक है, तो दो इम्पैक्ट ये हुए। तीसरा ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया गया। कैसे कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि जो लोग अपने पैसे के ऊपर टैक्स देते हैं वो तो इजीली जो लोग अपने पैसे के ऊपर टैक्स देते हैं, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं, वो इजीली अपने नोट्स को चेंज करवा सकते हैं बैंक से। लेकिन जो लोग टैक्स नहीं देते हैं, जो चोरी करते हैं टैक्स की, उन लोगों को अपनी जो ब्लैक मनी है उसको डिक्लेयर करना होगा और उसके ऊपर टैक्स देना होगा। तो जो लोग टैक्स चोरी किया करते थे उनको भी मजबूरन पेनल्टी और टैक्स दोनों देने पड़े। लास्ट इसमें ये है कि गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन के थ्रू ये मैसेज दे दिया कि भाई अगर टैक्स इवेजन हुआ, इकोनॉमी में टैक्स चोरी हुई, तो गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर, वो फिर से डिमोनेटाइजेशन कर देगी। तो लोगों में एक आदत बन गई, हैबिट बन गई टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम। तो ये डिमोनेटाइजेशन, तो ये हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस हुए थे। ठीक है बेटा, अब इनके क्या क्या इम्पैक्ट हुए, इन सारी पॉलिसी चेंजेस के क्या इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पर हुए वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी सी इन प्रिसाइज। देखो ये जो चेंजेस हुए इनकी वजह से फर्स्ट जो इम्पैक्ट पड़ा वो है इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया इंडियन फर्म्स के लिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया था बेटा, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे देश आपस में मिलकर ट्रेड करने लगे थे। तो इंडिया ने जैसे ही ग्लोबलाइजेशन किया वैसे ही जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो अट्रैक्ट हुए टू बिकम ए बिजनेसमैन इन इंडिया या टू सेट देयर बिजनेस इन इंडिया। तो हमारी इंडियन फर्म्स के लिए बाहर के लोग आकर उनको कंपटीशन देने लगे, यानी कि एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आने की वजह से इंडियन जो डोमेस्टिक फर्म्स थी उनके लिए क्या बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है बेटा, अब जब कंपटीशन बढ़ जाता है
तो दो इम्पैक्ट और आ जाते हैं कि भाई कंपटीशन आने की वजह से ये जो बाहर से फॉर्म्स आई थी, ये अपने साथ बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज ले आई थी, न्यू मेथड्स लेके आए थे। ये कॉन्टीन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस के थ्रू नई नई इनोवेशंस, नए नए एक तरीके से एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट ये कर रहे थे। तो जो इंडियन फर्म्स थी उनको भी मजबूरन क्या करना पड़ा, अपने आप को चेंज करना पड़ा, यानी कि उनको फॉलो करना पड़ा, क्योंकि अगर कंपटीशन में रहना है तो हमें भी क्या करना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करना होगा। और एनवायरनमेंट में कॉम्पिटिटर्स आ रहे थे, तो नेसेसिटी फॉर चेंज ही आ गया कि हमें लेटेस्ट जो है ट्रेंड्स के हिसाब से चलना होगा। फिर इसके बाद है मोर डिमांडिंग कस्टमर। मोर डिमांडिंग कस्टमर क्यों? कि भाई जब ज़्यादा कंपटीशन होता है ना बेटा, जैसे जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा हमारे पास एज अ कंज्यूमर या कस्टमर बहुत ज़्यादा वाइडर चॉइस रहेगी। वाइडर चॉइस क्यों रहेगी? क्योंकि एक तो नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए सेलर्स आ गए थे मार्केट में, ठीक है, और हमारा जो ग्राहक था यानी कि कस्टमर था वो बहुत ज़्यादा वेल अवेयर हो गया था, वेल इन्फॉर्म्ड हो गया था, उसको पता था कौन कौन से गुड्स अवेलेबल हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्राइसेस हैं, कौन कौन उनके सेलर हैं। तो जो हमारे कस्टमर थे वो कैसे हो गए थे? मोर डिमांडिंग, क्योंकि उनके पास क्या था, वाइडर चॉइस थी और वो वेल इन्फॉर्म्ड थे। फिर इसमें फोर्थ जो आता है वो आता है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आप सबको पता है कि जो सबसे ज़्यादा डायनेमिक पार्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है बहुत जल्दी और बहुत रैपिडली एट अ फास्ट पेस चेंज होती है, ठीक है। तो सारे बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, ठीक है, और स्पेशली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है सबसे ज़्यादा जल्दी चेंज होती है, इसमें नए नए वर्जन्स आते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स आते हैं, नए नए अमेंडमेंट्स या एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट होती रहती हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा किसके ऊपर? बिजनेस के ऊपर, कि भाई नई नई टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स को हमें अडॉप्ट करना है, और जो दूसरे चेंजेस हैं उनके हिसाब से भी हमें चलना है। कस्टमर हमारा मोर डिमांडिंग हो गया, कंपटीशन हमारा फॉरेन फर्म्स में आकर बढ़ा दिया। अब इतनी सारी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी आ गई है और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, तो उन चेंजेस या उन नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, उनसे डील करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना पड़ा, डेवलप करना पड़ा, ठीक है। उनको ट्रेनिंग वगैरह दी गई, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया थ्रू लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो तभी जाकर ये फर्म्स जो हैं वो compete कर पाएंगी किनसे? दूसरी फर्म्स से या अपने कॉम्पिटिटर से। वो डोमेस्टिक भी हो सकते हैं या फॉरेन कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा इम्पैक्ट पड़ा किसमें, बिजनेस पे या इंडस्ट्री पे, वो है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो सेलर थे उन्होंने पहले कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को स्कैन किया, अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया कि किस तरीके के प्रोडक्ट डिमांड में है मार्केट के अंदर, फिर उन्होंने अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस किया और फिर बेचा। इससे पहले क्या हुआ करता था कि सेलर या प्रोड्यूसर फर्स्ट दे प्रोड्यूस द गुड्स एंड देन दे गो टू द मार्केट टू सेल देम, लेकिन अब क्या हुआ, दे हैव टू गो मार्केट फर्स्ट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, देन प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली एंड प्रोवाइड द प्रोडक्ट टू द फाइनल कस्टमर। तो इसी प्रोसेस को अब क्या कहते हैं, मार्केट ओरिएंटेशन, ठीक है। ये प्रोडक्शन ओरिएंटेशन से आकर बदलकर क्या हो गया, मार्केट ओरिएंटेशन। पहले हम प्रोडक्ट बना देते थे फिर बेचते थे, लेकिन अब हम पूछते हैं कस्टमर को कि क्या चाहिए, उसके हिसाब से हम जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। ये भी किसकी वजह से हुआ, इन गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की वजह से, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया था। अब मैंने कहा कि भाई प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, निजीकरण, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया और प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज कर दिया इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। तो गवर्नमेंट जो पहले बजटरी सपोर्ट दिया करती थी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, वो कम कर दिया, यानी कि बजट में एक फंड एलोकेट किया जाता था इन फर्म्स के लिए। इनको अलग से फंड का प्रावधान होता था कि भाई इतने करोड़ रुपए इस पब्लिक सेक्टर में दिए जाएंगे, इस कंपनी में या इस तरीके के पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन क्योंकि हमारी इकॉनमी तो प्राइवेट हो गई है, तो गवर्नमेंट ने फिर जो बजटरी सपोर्ट, बजट में पैसा अलग से पब्लिक सेक्टर को दिया जाता था, वो कम कर दिया। क्यों कर दिया कम? क्योंकि रोल किसका बढ़ा दिया, प्राइवेट का। और प्राइवेट तो क्या होता है बेटा,
प्राइवेट होता है प्रॉफिट मेकिंग, उनका प्रॉफिट का मोटिव होता है, सोशल वेलफेयर का नहीं होता है। ठीक है, तो जब वो प्रॉफिट कमाएंगे तो खुद ही पैसा लगाएंगे, गवर्नमेंट नहीं देगी उनको। ठीक है, या गवर्नमेंट पहले ज़्यादा दिया करती थी पब्लिक सेक्टर को, अब पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर क्या हो गया प्राइवेट, तो उन्होंने वो जो बजटरी सपोर्ट था या फंड का जो एलोकेशन था वो कम कर दिया। ठीक है, पहले के कंपैरिजन में। तो ये हमारे इम्पैक्ट हुए गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस के, किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। अब एक होता है कि भाई जब ये इम्पैक्ट पड़ा तो जो हमारे मैनेजर्स थे उनका क्या रिस्पॉन्स हुआ, इनको कैसे इन चेंजेस को उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, इन चेंजेस का उन्होंने कुछ फ़ायदा उठाया और कुछ अपने आप को तैयार किया। कैसे, जैसे भाई अब जैसे फिलहाल लॉकडाउन का एग्जांपल सबसे बेस्ट है। लॉकडाउन के अंदर कोविड-19 की वजह से जो ये इन्फेक्शन इसको रोकने के लिए सैनिटाइजर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है। ठीक है, सैनिटाइजर्स की डिमांड बढ़ गई तो सैनिटाइजर्स में अल्कोहल यूज़ होता है। अब जो फर्म्स या जो बिजनेसेस या इंडस्ट्रीज शराब या विस्की या फिर अल्कोहल बनाया करती थी, उन्होंने अपने बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन कर दिया एनवायरनमेंट के हिसाब से। उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, सैनिटाइजर्स। अब सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दिया तो वो उनके बिजनेस का क्या हुआ, डाइवर्सिफिकेशन, कि उन्होंने दूसरे तरीके के प्रोडक्ट लाइन में एंट्री मार दी। अब वैसे ही 1991 के बाद जब ये इम्पैक्ट पड़ा हमारे बिजनेसेस के ऊपर तो एक डाइवर्सिफिकेशन स्प्री आ गई। स्प्री का मतलब है एक डाइवर्सिफिकेशन की झड़ी लग गई। जैसे रिलायंस जो है उसने अपने बिजनेस को पेट्रोकेमिकल में भी जो है बढ़ाया, पेट्रोकेमिकल के साथ साथ आईटी में। ठीक है, आईटी के साथ फैशन में, टेलीकम्युनिकेशंस में, या फिर जो हमारे सेलुलर सर्विसेज हैं उनमें। तो रिलायंस ने अपने बिजनेस को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई। ऐसे ही बहुत सारी और भी फर्म्स थी, उनमें डाइवर्सिफिकेशन स्प्री जो है लग गया। इसके साथ साथ हम जो ह्यूमन रिसोर्स को रेम्यूनरेशन देते थे वो हमने इम्प्रूव कर दिया। क्यों, कि भाई अगर हमें ह्यूमन रिसोर्स से अच्छा काम लेना है, ठीक है, और ये भी देखना है कि अच्छे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स हैं या ट्रेंड पर्सनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हमारे पास ही रहें तो हम उनको अच्छी सैलरी देंगे। अदरवाइज जहाँ उनको अच्छी सैलरी मिलेगी वो वहाँ जा सकते हैं, यानी कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ा, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के साथ साथ और क्या चेंजेस हुए कि भाई ब्रांड बिल्डिंग, लोग बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए। तो ये जो फॉर्म्स थी, अगर कंपटीशन में इनको रहना था तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस इनकर किए, किसके ऊपर, ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। ब्रांड बनाने के लिए, ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है कि ये रिस्पॉन्स हुआ। जैसे सैमसंग या फिर हम एग्जांपल ले लें हुंडई का, इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया, एलजी का, किसके ऊपर, ब्रांड को बिल्ड करने के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे और भी रिस्पॉन्सेज हुए। एक बार आप बुक से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक में, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप मुझे ग्रुप में भी जो है मैसेज कर सकते हो। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है 9813141442, भी व्हाट्सएप पे इस नंबर पे भी आप जो है अपने डाउट्स भेज सकते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपने एक बार पूरा चैप्टर यहाँ से वीडियो देखने के बाद बुक से रीड करना है। रीड करने के बाद जो मैंने असाइनमेंट भेजा हुआ है वो आपको सेंड करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।